करियरविल की टीम, है ना। तो अभी फाइनली मैं तो पहले आ गई थी, तो बात हुई तो तब पता लगा कि करियरविल की टीम जीत गई, जो कि बहुत बड़ा स्कोर वो था, टास्क क्या बोलते हैं उसको, टारगेट स्कोर T20 वाले मैच में 140 का। तो फाइनली जीत गई करियरविल टीम। चलो आ जाओ। खैर, जीतना हारना अलग चीज है, एंजॉय करना जरूरी है, गेम गेम होता है, स्पोर्ट, टीम स्पिरिट। आ जाओ इधर, है ना। देखो एक बार, वैसे 9:30 रहता है टाइम, आज लेट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, अ चाइल्ड ब्रॉट अप इन अ बिहारी फैमिली। एक बच्चा है जो बिहारी परिवार में बड़ा हुआ है, वेयर ऑल मेंबर्स ऑफ द हाउस कम्युनिकेट विद ईच अदर इन बिहारी या भोजपुरी या जो भी भाषा है, जहां घर के सभी सदस्य बिहारी में एक दूसरे से संवाद करते हैं, ठीक है। सो द चाइल्ड विल ऑटोमेटिकली ग्रो अप लर्निंग द सेम लैंग्वेज, यानी तो बच्चा अपने आप बड़ी होकर के वही भाषा सीखेगा जिसमें बाकी लोग बात करते हैं। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में नहीं है। अब क्वेश्चन क्या है इनका, आइडेंटिफाई दैट द लैंग्वेज लर्न्ड बाय चाइल्ड विद इन हिज फैमिली एनवायरमेंट विल बी हिज और हर, यानी कि पहचाने कि बच्चे द्वारा अपने पारिवारिक वातावरण में सीखी गई भाषा उसकी कौन सी भाषा होगी। तो क्षेत्रीय भाषा यानी रीजनल लैंग्वेज होगी, फर्स्ट लैंग्वेज यानी आपकी पहली भाषा होगी, या फिर सी स्कूल लैंग्वेज, या फिर सेकेंड लैंग्वेज। अब मजेदार बात यह है कि आप सभी गलत उत्तर दे रहे हैं। 55% लोग कह रहे हैं आंसर होगा ए। थोड़ा सा ठहरा, आप सोचिए, चारों ऑप्शंस को कसौटी पे कस के देखिए कौन सा सही है। देखो, इसका आंसर जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज होगा, ना कि रीजनल लैंग्वेज। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों है? देखो, रीजनल लैंग्वेज रीजन से आई, ठीक है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन पूछा क्या है, पहचाने कि बच्चे द्वारा अपने पारिवारिक वातावरण में सीखी गई भाषा उसकी क्या भाषा है, कौन सी भाषा है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो बात है, रीजन ऐसा नहीं कि वो बिहार में ही रह रही होगी फैमिली, तो वहां के रीजन से वो चीज आ गई, ठीक है। ये पहली भाषा है जो बच्चा सीखेगा। अगर जरूरी थोड़ी ये बिहारी फैमिली दिल्ली में भी रह सकती है, तब भी घर में सब बिहारी में बात कर सकते हैं, और बच्चा फिर भी पहली भाषा जो सीखेगा वो बिहारी ही होगी या भोजपुरी ही होगी या जो भी भाषाएं वहां पर चलती हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ उस रीजन में रह करके ही वो भाषा को सीख पाए, ठीक है। क्योंकि परिवार में बोली जा रही तो सबसे पहली भाषा कहां से सीखोगे, परिवार से सीखोगे। तो इसलिए बी ऑप्शन, स्कूल लैंग्वेज तो हो नहीं सकती। सेकंड लैंग्वेज, ऐसा यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है कि पहले से बच्चे को कोई भाषा आती है, तो ये पहली भाषा है, या मातृभाषा भी आप इसको कह सकते हो, है ना। अगर पहली भाषा ऑप्शन में नहीं होता तो हम इसको क्षेत्रीय भाषा या रीजनल लैंग्वेज कह देते, बट क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि वो उसी रीजन में रह करके सीख रहे हैं। गलत नहीं है फर्स्ट ऑप्शन, बट पूरी तरह से अप्रोप्रिएट नहीं है बी ऑप्शन के सामने, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हुआ, बी ऑप्शन। जो बेस्ट ऑप्शन होगा वही हम उत्तर करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार, पढ़िए और समझ जाइए कहानी को। देखिए, अगर हम बात करें विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, गलत है, रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट द प्राइमरी लेवल। किन उद्देश्यों के बारे में, गणित पढ़ाने के उद्देश्यों के विषय में प्राइमरी लेवल पर कक्षा 1 से 5 तक, ठीक है। आप देखते हैं कि अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी पेडागोजी भी सीटेट में भी आती है, और उसके बाद वो चीज आपको काम करेगी D+B में। ये क्वेश्चन D+B में पूछा हुआ है, लैंग्वेज का क्वेश्चन है, लैंग्वेज पेडागोजी का क्वेश्चन है, जो आपको सीटेट में भी पढ़ना है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कौन सा एक स्टेटमेंट गलत है मैथमेटिक्स को पढ़ाने के उद्देश्यों के पीछे प्राइमरी लेवल पर, प्राइमरी यानी 1st to 5th। पहला ऑप्शन है टू डेवलप लॉजिकल थिंकिंग इन चिल्ड्रन। बिल्कुल, मैथ्स जो है वो लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करता है, ये बात बिल्कुल सही है, तो ये फॉल्स नहीं हो सकता क्योंकि सही है। बी ऑप्शन है चिल्ड्रन शुड लर्न टू एंजॉय मैथमेटिक्स। ये बात भी सही है कि बच्चे एंजॉय कर पाए जो वो सीख रहे हैं, दोनों बातें पॉजिटिव हैं। टू मेक मैथमेटिक्स अ पार्ट ऑफ रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन, यानी जो गणित है वो वास्तविक जीवन के अनुभव का हिस्सा बन जाए, बच्चे के रियल लाइफ से जोड़ दें आप। चाहे वो दुकान पे जाकर के कुछ सामान खरीदे, चाहे वो कहीं जाकर के कोई गणना करे, कुछ और लाइफ में यूज करे मैथमेटिक्स को, बट क्या हो कि वो आपने उसकी रियल लाइफ से जोड़ दिया, जो कि हम कनेक्ट करना चाहते हैं रियल लाइफ से, ठीक। तो एक ही उत्तर है जो गलत हो सकता है यहाँ पे, और वही सही होगा क्योंकि फॉल्स पूछा है, गलत ही पूछा है। 84% लोग सही उत्तर दे रहे हैं। टू इनकलकेट अ फीलिंग ऑफ हेट्रेड टुवर्ड्स मैथमेटिक्स इन चिल्ड्रन, यानी बच्चों में गणित के प्रति घृणा की भावना पैदा करना। कभी भी गणित पढ़ाने का या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने का उद्देश्य ये नहीं हो सकता कि उस सब्जेक्ट से ही बच्चा डरने लग जाए, उस सब्जेक्ट से ही घृणा हो जाए, उस सब्जेक्ट में ही मजा ना आए, ठीक है। ये कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे तो हम चाहेंगे कि उसके पॉजिटिव साइड्स निकल के आए। जैसे लैंग्वेज होगी तो एक्सप्रेशन आना चाहिए लॉजिक की जगह। अगर हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स को या किसी भी सब्जेक्ट को एंजॉय करें और आप रियल लाइफ से जोड़ पाए, ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है OBPTA मॉडल स्टैंड्स फॉर, यानी OBPTA मॉडल की फुल फॉर्म क्या है, ये किस चीज के लिए स्टैंड करता है, बताइए एक बार, फटाफट से बताइए। ऑब्जेक्टिव बेस्ड पार्ट टेस्ट एनालिसिस, या फिर हम कहेंगे
बी ऑप्शन ऑब्जेक्टिव बेस्ड पार्ट टाइम असेसमेंट, ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्लान टीम एसोसिएशन, ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्लानिंग टीचिंग एंड असेसमेंट। बताइएगा एक बार, सही उत्तर दीजिएगा। डी ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं, उद्देश्य आधारित योजना, शिक्षण और मूल्यांकन। बात सही है बिल्कुल। डी ऑप्शन OBPTA, O फॉर ऑब्जेक्टिव, B फॉर बेस्ड, P फॉर प्लानिंग एंड टीचिंग, T फॉर टीचिंग एंड असेसमेंट। यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्लानिंग, टीचिंग एंड असेसमेंट, यानी पहले ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित हों, क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट हों, गोल सेट हों, किस लिए आप पढ़ा रहे हैं, क्या उद्देश्य है, किसको सिखाने के पीछे क्या आपका उद्देश्य है। दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्लानिंग होनी चाहिए, यानी जो ऑब्जेक्टिव सेट हुए उसके हिसाब से आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस प्लान करेंगे। यार ये फैन ऑफ कर दो, मैं भूल ही गई, आवाज आएगी, है ना। ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्लानिंग यानी उद्देश्य आधारित योजना, थोड़ी सी थकी हुई हो ना। और टीचिंग एंड असेसमेंट, यानी पहले आप ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्लानिंग करेंगे कि कैसे आप अपना लेसन प्लान करेंगे। दूसरा टीचिंग, यानी पढ़ाएंगे कैसे, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे ये चीजें, और आकलन कैसे करेंगे, ये पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव बेस्ड होनी चाहिए, एक उद्देश्य आधारित होनी चाहिए। तो डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहेगा भाई, देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग ICT इन एजुकेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में ICT के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। ICT बोले तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को हम जब एजुकेशन में यूज कर रहे हैं तो वो ICT बन जाएगा, जो कि आज की डेट में बहुत ही अच्छा तरीका है। बहुत बढ़िया आजमा या आजम अंसारी, ठीक है। चलिए, ये टी शर्ट चाहिए यार नीलम, ये मुझे ही एक मिली है अभी तक, है ना। अगली बार सिलेक्शन लेके टीम में खेलने आई, अगले नेक्स्ट लीग में मैं पार्टिसिपेट करूंगी पूरी तरह से, है ना। और तब बिल्कुल आपके लिए इंतजाम कराएंगे इस चीज का। चलिए आ जाइए, देखिए फटाफट से। अगर हम बात करें सुपर टेट का बैच, यार अभी तो एडमिशन ओपन नहीं है। देखिए कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है ICT का, टू एलिमिनेट द वेस्टेज ऑफ मैनुअल लेबर डन बाय टीचर्स, यानी शिक्षकों द्वारा जो शारीरिक श्रम होता है उसको कम करना। कि भाई जरूरी नहीं आप एक एक चीज हाथ से ही लिखें, पिक्चर ही बनाएं, आप फोटो भी दिखा सकते हैं, आप कंप्यूटर्स का यूज भी कर सकते हैं, आप कोई वीडियो भी दिखा सकते हैं, है ना। तो वो जो मैनुअल लेबर है उसको कम किया जाए, कह सकते हैं। टू हाइड ट्रांसपेरेंसी इन एजुकेशन सिस्टम, यानी शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता ही ना रहे, ट्रांसपेरेंसी ना रहे, यानी पार्शियल हो जाए। या फिर टू एमोलियरेट द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन रिमोट एरियाज, यानी दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षण की गुणवत्ता, बिल्कुल आप देखते हैं कि आज रिमोट एरियाज में भी हो सकते हैं कई लोग ऐसे हों जो बहुत दूर किसी गांव से, किसी शहर से, किसी रिमोट एरिया से ये वीडियो देख रहे हो। किस वजह से? ICT के माध्यम से हमने कैमरा को, हमने बोर्ड को, हमने टेक्नोलॉजी को यूज किया है एजुकेशन में, ठीक है। और ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी का ही हिस्सा होती है ICT। टू प्रोवाइड एक्सेसिबिलिटी थ्रू ऑनलाइन मीडियम ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल सही बात है। लेकिन टू हाइड ट्रांसपेरेंसी इन एजुकेशन सिस्टम, यानी शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता ना रखना, ये गलत तरीका है, ठीक है ना। टू एलिमिनेट द वेस्टेज ऑफ मैनुअल लेबर डन बाय टीचर्स, सही है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टू हाइड ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए ना, क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना। ऐसा थोड़ी कि आप पार्शियल हो जाएं या कुछ छिपा के या एम्बिग्विटी रखें, है ना। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बजाय की ए के। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार। द चाइल्ड लर्न्स हिज डैश लैंग्वेज प्रीमैरिली फ्रॉम डैश एंड डैश, यानी बच्चा मुख्य रूप से डैश भाषा, देखिए द चाइल्ड लर्न्स हिज सेकंड लैंग्वेज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से नहीं। सेकंड लैंग्वेज तो हो सकता है स्कूल से सीखे, हो सकता है घर से भी सीख ले, बट अभी पता नहीं है हमें। फर्स्ट लैंग्वेज फ्रॉम स्कूल एंड कम्युनिटी हो सकता है। फर्स्ट लैंग्वेज फ्रॉम पेरेंट्स एंड केयर टेकर्स, तो सबसे पहले स्कूल से नहीं सीख सकता, फर्स्ट लैंग्वेज तो घर से ही आ जाएगी। क्योंकि स्कूल आएगा कब बच्चा? स्कूल आएगा या तो 6 साल की उम्र में या 3 साल की उम्र में, एटलीस्ट अगर प्ले वे की भी हम बात कर रहे हैं तो वो तब तक तो भाषा उसको पहली भाषा बोलनी आ जाती है, ठीक है। फर्स्ट लैंग्वेज जो द चाइल्ड लर्न्स हिज फर्स्ट लैंग्वेज प्रीमैरिली फ्रॉम पेरेंट्स एंड फैमिली, कहां से? परिवार और अभिभावकों से, जिनके भी पास वो रहेगा, जो भी उसके गार्जियंस हैं। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, या बेहतर ऑप्शन है। क्योंकि सेकंड का पता नहीं, सेकंड लैंग्वेज सीख सकता है फैमिली से, लेकिन फर्स्ट 100% फैमिली से ही सीखेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन से सी जो है वो मच बेटर है, इसलिए हम सी के साथ जा रहे हैं। नहीं तो हो सकता है सेकंड लैंग्वेज भी घर से ही सीख जाए, घर में 2 भाषाएं बोली जाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट सेकंड हो सकता है वो दूसरी जगह से सीखे, लेकिन फर्स्ट तो घर से ही सीखनी पड़ेगी, तो इसलिए सी ऑप्शन मच बेटर है। क्लियर बात है। बच्चा मुख्य रूप से प्रथम भाषा या पहली भाषा, अगर हम बात करें पहली भाषा होगा यहाँ पे, इसको ठीक कर लेना, हिंदी में गलत ट्रांसलेशन है इसका। माता पिता और
आपके केयर टेकर से सीखेगा, ठीक है। हिंदी में इसको ठीक कर लेना, हिंदी में इसकी ट्रांसलेशन में गड़बड़ है, ठीक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बात आप समझ गए होंगे, इंग्लिश में भी बेसिक बात है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 सेज आईसीटी प्रमोट्स, अभी बताया आपको आईसीटी क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी जब हम टेक्नोलॉजी का यूज एजुकेशन में कर रहे हैं अपनी बात को पहुंचाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बच्चे को, तो वो बन जाता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसके माध्यम से आप जो है देख पा रहे हैं, ठीक है। विवाह में बहुत इंटरेस्ट है आपको, है ना। अच्छा एक और चीज, आज मुझे एक मेल आया कि कुछ फ्रॉड चल रहा है, कोई letslearn.co.in, हम इसको कंप्लेन भी डालेंगे और रिपोर्ट भी करेंगे इस चीज पे। कोई फेक प्लेटफॉर्म किसी ने बनाया हुआ है, उस पे कुछ वीडियोस हैं, वीडियोस तक तो चलो समझ में आता है, पता नहीं कितने लोगों ने फ्री में डाली हुई है, बट वहां पे कुछ कोर्स वगैरह बेच रहे हैं लोग, ठीक। तो जिनका भी है पहले तो वो सोचे इस बारे में। दूसरा, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से अदर देन करियरविल मेरा कोई भी कोर्स, कोई भी पेड क्लास कहीं भी अवेलेबल नहीं है। या तो आपको यूट्यूब पे फ्री मिलती है क्लासेस, या करियरविल पे मिनिमल फी के साथ पूरे जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं अलग अलग, वो मिलती हैं। अदरवाइज तीसरी जगह नहीं है जहां पे आपको 1 रुपया भी देना है किसी भी नोट्स के लिए, किसी भी चीज के लिए, है ना। तो कृपा करके ऐसे धांधलेबाजी से बचिए। ये चीजें होती हैं जब मतलब लोग गलत फायदा उठाते हैं जो एक प्लेटफॉर्म है उसका, तो ध्यान रखिए, पैसे बर्बाद मत करिए इधर उधर। फिर वहां पे सबसे बड़ी बात है उनको क्लास भी नहीं दी, ठीक। तो ये सब चीजों का ध्यान रखिए थोड़ा सा। अदर देन करियरविल ऐप, आई एम नोवेयर टू टीच, एटलीस्ट अपनी बात कहने के लिए या कुछ भी हो सकता है, पढ़ाने के लिए मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं हूं, या तो लेट्स लर्न या करियरविल, ठीक। अभी की बात हो रही है आईसीटी प्रमोट्स डैश, आईसीटी प्रमोट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग, हॉट्स जिसको हम कहते हैं ना, जिसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स लगेंगे, एनालिसिस लगेगा, सिंथेसिस लगेगा, इवैल्यूएशन लगेगा, एंड रीजनिंग स्किल्स। क्या है रीजनिंग स्किल्स? तर्क की क्षमता बढ़ेगी आपकी, क्योंकि आपको तरह तरह की इंफॉर्मेशन, तरह तरह का डेटा मिलेगा, आप कंपेयर कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे चीजों को, ठीक है। तो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बढ़ेगी। अब देखिए ना, आप इंटरनेट जब से आया, अगर आप इसको सही तरीके से यूज कर रहे हैं, कितनी सारी वेबसाइट्स हैं, कितनी सारी चीजें हैं जिनको अगर आप एजुकेशन में यूज करते हैं तो आपकी समझ बेहतर होगी, है ना। आपकी थिंकिंग स्किल, आपकी डिबेटिंग स्किल, आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी नॉलेज बेहतर होगी, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में हो रही हो तो बताओ। करियर पे कैसे कॉन्टेक्ट करें यार? वहां का नंबर आपको मिल जाएगा लास्ट में, मैं हर वीडियो में शायद मिल ही जाता होगा, है ना, या फिर हाँ मिल जाएगा, मतलब गूगल भी करोगे तो मिल जाएगी हेल्पलाइन नंबर। हायर ऑर्डर थिंकिंग एंड रीजनिंग स्किल्स, कुकिंग एंड गार्डनिंग आईसीटी सिखा दे, जरूरी नहीं है, डिबेटिंग एंड एक्सटेम्पोर स्किल्स, ये सब इधर ही आ जाएंगी, बेस्ट ऑप्शन है ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 7। अब ये मैथ्स पेडागोजी का क्वेश्चन है देखा जाए तो, ठीक है। आइडेंटिफाई द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू एक्सप्लेन दैट 1/4 इज लेस देन 1/3, यानी 1/4 जो है, 1/4 जो है वो क्या है? छोटा है किससे? किससे छोटा है भाई? 1/3 से, 1/3 से। ये आपको सोचना है, ठीक है, ठीक, समझ में आ गया भाई? 1/3 ज्यादा होगा 1/4 से, फ्रैक्शन की बात हो रही है ना, तो कैसे सिखाएंगे? ये वाले क्वेश्चन का पोल दिया हुआ है, हाँ ठीक है, बड़ी जल्दी आंसर कर दिया आप लोगों ने। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करेंगे यहां तो 1/4 इज लेस देन 1/3, ये बताइएगा। डी ऑप्शन सभी कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। टीचिंग लर्निंग मटेरियल कौन सा है जो बच्चे को आसानी समझ में आ जाए, उस तरीके से समझाओगे, है ना। चलिए आ जाइए। अगर हम बात करें एलसीएम मेथड, अब देखो एलसीएम मेथड तो ये हो सकता है ना, ठीक है, तो इसमें तो बच्चा और कंफ्यूज हो जाएगा, जरूरी नहीं आसानी से समझ में आ जाए, कुछ को आ सकता है। क्ले टॉयज से कैसे समझाओगे? यूजिंग नंबर चार्ट, नंबर चार्ट और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं आप, सिंपल बनाइए और सबसे आसान जो तरीका हो। यूजिंग पेपर स्ट्रिप्स, आप पेपर स्ट्रिप का यूज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये 1 2 3 और 4 इसी को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। और आप क्या बता रहे हैं? ये एक पेपर स्ट्रिप है, इसको आपने दिखा दिया 4 बॉक्स बना करके, ठीक है, आपने दिखा दिया ये है 1/4, ठीक है। और जब आपको 1/3 दिखाना है तो आप सिंपली दिखाएंगे 1 2 और 3, तो ये बड़े हो गए ऑब्वियसली इन बॉक्सेस से, ठीक है। तो स्ट्रिप के थ्रू आसानी से हम समझा सकते हैं, नहीं तो चार्ट का प्रयोग करके, संख्या चार्ट नहीं, प्रॉपर कागज की पट्टियों का प्रयोग करके या इस तरह के डायग्राम के थ्रू कि हम दिखा पा रहे हैं कि 1/4 मतलब जस्ट चौथा हिस्सा है, यहाँ पे 1/3 जो है वो इससे बड़ा है, 3/4 बड़ा है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए और जवाब दीजिए। टू एनहेंस लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स इन 2 to 3 year olds पेरेंट्स शुड नॉट, यानी 2 से 3 वर्ष के बच्चों में भाषा सीखने के कौशल को बढ़ाने के लिए माता पिता को निम्न नहीं करना चाहिए। यानी पेरेंट्स को क्या नहीं करना चाहिए 2 से 3 वर्ष के बच्चों को भाषा सिखाने के लिए। भाई भाषा सीखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है ये, तो क्या नहीं करना चाहिए बताइए, क्या नहीं करना चाहिए। ये मेहरा साहब संदीप जी को ढूंढ रहे हैं, क्या कर क्या रहे हो आप लोग, पढ़ रहे हो कि बातें कर रहे हो आपस में, है ना? मिसमैच हो रही है वॉइस, अच्छा जी पता नहीं यार, होना तो नहीं चाहिए ऐसा, रिफ्रेश करके देख लो। हाँ बताए ना, नहीं वहां नहीं पढ़ाती हूँ शबीना, किसी एकेडमी पे नहीं पढ़ा रही हूँ आजकल, आ जाओ इधर। अगर हम बात करें टू एनहेंस लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स इन 2 to 3 years olds पेरेंट्स शुड नॉट punishing the child, ask the child yes or no questions, encourage the child to use new words, talk to them। बताइए 2 से 3 वर्ष के बच्चों में भाषा सीखने के कौशल को बढ़ाने के लिए क्या करें माँ बाप? आप करें 86% लोग ए ऑप्शन, यानी पनिशिंग द चाइल्ड। बिल्कुल सही बात है, क्या नहीं करें? आप दंड नहीं दे सकते, आप भाषा सिखाने के लिए क्या उसको डांटोगे, डांट के सीख जाएगा? नहीं, है ना? आस्क द चाइल्ड यस और नो क्वेश्चंस, ठीक है पूछ सकते हो, कुछ तो जवाब देगा ना। एनकरेज द चाइल्ड टू यूज न्यू वर्ड्स, बिल्कुल सही बात है, जो नए शब्द सीखे तो उसको यूज करे। टॉक टू देम, बात करिए बच्चे से, लेकिन सजा थोड़ी ना दोगे भाषा सिखाने के लिए, सजा तो किसी भी चीज के लिए नहीं देनी। सिखाने का सही तरीका सजा देना नहीं होता, ये पुराना तरीका था, ट्रेडिशनल वे था, अभी ये तरीका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। साक्षी इज टीचिंग इन अ स्कूल, साक्षी एक टीचर हैं और वो एक स्कूल में पढ़ाती हैं। पिक आउट द फॉलोइंग क्वालिटी विच मेक्स हर डिफरेंट फ्रॉम अ कन्वेंशनल टीचर। तो साक्षी की एक क्वालिटी, एक गुण उनका चूज कीजिए जो पारंपरिक शिक्षक से अलग है। पारंपरिक शिक्षक कौन है? जो कहता है कि मैं तुमसे सुपीरियर हूं, तुमसे ज्यादा जानता हूं, है ना, और मेरे हिसाब से चलो, या जो करा दिया बस करा दिया, मतलब बच्चों को सेंटर में नहीं रखता पारंपरिक टीचर, ये बात याद रखिएगा। वो चॉक एंड टॉक और एक्टिविटी कम कराता है, ये भी आप याद रखिएगा। हाँ मिल जाएंगे दीप्ति। चलिए अगर हम बात करें, शी यूजेस डिडक्टिव अप्रोच, शी इज फैमिलियर विद आईसीटी। अब डिडक्टिव अप्रोच तो जमानों से चल रही है, तो ये कन्वेंशनली हुआ तरीका। शी इज फैमिलियर विद आईसीटी, शी डज नॉट यूज टीचिंग एड्स व्हाइल टीचिंग। अब ये कौन सा टीचर है जो टीचिंग एड यूज नहीं करता? शी प्रमोट्स चॉक एंड टॉक मेथड, हाँ ये भी ट्रेडिशनल टीचर ही करता है, और पहले ही नहीं होते थे टीचिंग एड्स यूज, तो ये तो पारंपरिक तरीका हो गया। आज की डेट में तो भरपूर टीचिंग एड्स का यूज होता है। टीचिंग एड्स क्या होते हैं? वो सहायक सामग्री जो शिक्षक को सहायता करती हैं अपने लेक्चर को डिलीवर करने में। जैसे यहाँ मैंने आपको अभी पिक्चर दिखाई, तो वो क्या एक टीचिंग लर्निंग एड है, ठीक है, आपको वो हेल्प करा। एड मतलब हेल्प, जैसे फर्स्ट एड होता है ना, यानी जो मदद एक तरह की, ठीक है। तो शी इज फैमिलियर विद आईसीटी, ये एक मॉडर्न टीचर का उदाहरण है कि वह आईसीटी से परिचित है, वो कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाती है। दैट मींस वो एक मॉडर्न टीचर हुई, ना कि कन्वेंशनल, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है 10। Which of the following comes under the merit of grammar translation method? यानी कौन सा व्याकरण अनुवाद विधि के अंतर्गत आता है? This method only focuses on reading and writing skills, यानी ये सिर्फ रीडिंग राइटिंग पे नहीं, ग्रामर ट्रांसलेशन पे फोकस करता है कि अगर कोई भी चीज अगर इंग्लिश में है तो उसको मदर टंग में ट्रांसलेट कर देना। तो ये रीडिंग एंड राइटिंग स्किल पे ही फोकस करता है। बताइए एक बार, मेरिट की बात हो रही है इसके, ठीक है। फिर आता है द एम्फेसिस ऑन द मदर, हाँ कह सकते हो एक हद तक। इट सैप्स कॉन्फिडेंस फ्रॉम द लर्नर्स, यानी ये शिक्षार्थियों से आत्मविश्वास को कम करता है, ऐसा नहीं है। द एम्फेसिस ऑन द मदर टंग एंड हेंस द टारगेट लैंग्वेज इज नेग्लेक्टेड, ऐसा भी नहीं है। टारगेट लैंग्वेज को ही ट्रांसलेट किया जाता है मदर टंग में, यानी टारगेट लैंग्वेज क्या हो सकती है? जिस भाषा को आप सिखाना चाहते हैं, जैसे इंग्लिश एक टारगेट लैंग्वेज हो सकती है और हिंदी आपकी मदर टंग हो सकती है, ठीक है। जो भी भाषा आप सिखाना चाहते हैं, अगर आप जर्मन सीख रहे हैं तो जर्मन टारगेट लैंग्वेज हो गई, और इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट कर रहे हैं उसको तो इंग्लिश आपकी जो भी लैंग्वेज है जिससे आप यूज करना चाह रहे हैं, फर्स्ट या सेकंड, वो डिपेंड करेगा, ठीक। द रेंडरिंग ऑफ न्यू वर्ड्स इन दिस मेथड प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिबल अंडरस्टैंडिंग टू द लर्नर, यानी इस पद्धति में नए शब्दों का प्रतिपादन शिक्षार्थी को बोधगम्य समझ प्रदान करता है। ये बात बिल्कुल सही है। अब आप में से कई लोगों को ए ऑप्शन सुंदर लग रहा होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिस मेथड ओनली फोकसेस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, बट ये इसकी मेरिट नहीं है, ये इसकी डीमेरिट है कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन है, जैसे जो लोगों ने यूपी बोर्ड से पढ़ाई की होगी उनको पता है कि उनका ग्रामर जो है वो स्ट्रांग होता है ना, बट स्पोकन इंग्लिश में प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का ही व्याकरण अनुवाद विधि का इस्तेमाल हमने किया है। वो एक न्यू स्टाइल करके बुक आती थी और बहुत सारी किताबें आती हैं जिनको इंग्लिश भी जिनमें हिंदी में लिखी हुई है, जो रूल्स हैं वो भी हिंदी में लिखे हुए हैं। मतलब हमने टारगेट लैंग्वेज को
ट्रांसलेट कर करके पढ़ा है, दैट मीन्स हमारी राइटिंग तो अच्छी हो जाएगी, हम ऐसे तो लिख देंगे, हमारी रीडिंग भी अच्छी हो जाएगी, लेकिन हमारी स्पोकन लैंग्वेज डेवलप नहीं हो पाएगी। तो ये एक डीमेरिट है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का, ठीक है। तो ये मेरिट क्या है? मेरिट ये है कि इसमें कई नए शब्द हम सीखते हैं जिससे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ती है। तो इसलिए डी ऑप्शन इज दी ओनली मेरिट ओवर हियर, बाकी सारे डीमेरिट्स हैं, ठीक है। क्या है? डीमेरिट्स हैं। ये देख रहे हो जो सीटेट में पढ़ा है वो हमेशा काम आएगा आज के जमाने में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है लैंग्वेज का ही, अगर आपने पहले देखा है तो। बैबलिंग स्टेज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन इन अ बेबी इज बिटवीन, बैबलिंग यानी बलबलाना कहते हैं हिंदी में, किस समय में? ये भाषा की ही एक क्या कहेंगे, स्टेज है, अवस्था है। बलबलाना क्या होता है? सिंगल सिलेबल वर्ड आप यूज कर रहे हैं, जैसे बा बा है ना, एक सिलेबल है, बा मा पा है ना, बा मा पा, जिसमें एक ही बार सिलेबल लगे, वाह है ना। वाटर में क्या है? 2 सिलेबल है, वाटर, इसको 2 सिलेबल में तोड़ा जा सकता है। तो सिंगल सिलेबल वर्ड्स को बच्चा सीख जाता है बैबलिंग में, है ना, बलबलाना जब वो शुरू करेगा। और ये सेकेंड स्टेज है किसकी? भाषा की या बोलने की, लैंग्वेज की, जिसमें पहली स्टेज होती है कूइंग। कूइंग मतलब कूकना, बच्चा का पा कुछ भी आवाज निकालेगा जिसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो ये 6 महीने से 8 महीने, ये होती है 6 मंथ्स में बैबलिंग। और जो कूइंग मैंने आपको बताया, कूइंग है आपकी, अभी मैं लिख भी दूंगी, चलो ये स्टेजेस 6 से 8 महीने में आपकी बैबलिंग आएगी। सिंपल आंसर है। आप लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? 0 to 3 मंथ्स में तो आपकी कूइंग आएगी, ये 3 वीक्स में कूइंग आती है ना, 6 वीक्स लगेंगे उसको, ठीक। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बैबलिंग जो है 6 महीने के समय में आएगी, 6 से 8 महीने में। समझिएगा एक बार, देखो 9 से 12 महीने इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये तो 1 वर्ड स्टेज हो जाएगी, ठीक है। 4 to 7 में तो पूरे उसको वोकैब उसकी आ जाएगी। 0 to 3 में कोइंग आएगा, इसलिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, तो इसलिए एलिमिनेट करना सीखिए, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं, अगर हम लैंग्वेज की स्टेजेस की ही बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं क्विंग की। क्विंग होता है कूकना, जब बच्चा का पा चा कुछ भी आवाज निकालेगा, है ना। ये हो जाती है आपकी 6 वीक्स में शुरू, 6 हफ्ते मतलब लगभग 1.5 महीने के आसपास। तो 1.5 से ये 3-4 महीने तक, 6 महीने तक चलेगी। अब आएगी आपकी क्या? बैबलिंग, बलबलाना जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है। बलबलाना, हिंदी वाले परेशान ना हो, ऐसे ही समझ लें। तो ये जो बैबलिंग है ये आती है आपकी 6 मंथ्स तक, आते आते 3 से 6 महीने के बीच में, या 6 से 8 महीने कह सकते हैं इसको हम। 6 महीने मान लेना इसको, 6 मंथ्स ही मान के चलना, 6 से 8 महीने, है ना, क्योंकि 3 महीने तक तो वही चलेगा। 1.5 से 3 महीना क्विंग चलेगी। फिर आती है आपकी फर्स्ट स्टेज है क्विंग, बस आवाज निकालना। बैबलिंग है थोड़ा सिंगल सिलेबल वर्ड, बा मा पा, पहले तक प कुछ भी, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे हम, अब आती है 1 वर्ड स्टेज, यानी एक शब्द अवस्था। ये है आपकी 1 ईयर के अराउंड आएगी, 1 से 1.5 साल में 1 ईयर में 1 वर्ड स्टेज आ जाएगी, जब बच्चा पापा, पानी, मम्मी इस तरह के शब्द पूरे पूरे बोलने लगेगा। फिर आती है आपकी नेक्स्ट स्टेज, जिसको 2 वर्ड स्टेज या फिर टेलीग्राफिक स्टेज कहते हैं। टेलीग्राफिक स्टेज कहते हैं। ये 18 से 24 महीने के बीच की होती है ना, 18 to 24 मंथ्स, यानी 1.5 साल से 2 साल का समय है। ये वो पहली स्टेज है जब वो नए सेंटेंस बच्चा बनाना सीखेगा, 2 शब्दों को जोड़ के नया सेंटेंस बनाना सीख जाएगा, है ना, 2 शब्दों को जोड़ के, बाय कंबाइनिंग 2 वर्ड्स। टेलीग्राफिक स्पीच इसको कहते हैं, हिंदी में भी यही कहेंगे। बहुत अच्छी आवाज निकाल रही हूँ, हाँ देख रहे हो आजकल फॉर्म में हूं मैं, है ना, डूब के पढ़ा रही हूँ बिल्कुल। देखो एक बार डिस्कस कर रही हूँ, देखो। तो ये हुई इंपॉर्टेंट बात, यहां से एक क्वेश्चन लैंग्वेज में बनता है, ठीक है। और इसके बाद जो 5वीं स्टेज है वो है लॉन्गर अटरेंसेस की, यानी 2 साल के बाद तो वो पूरी भाषा प्रॉपर यूज कर पाएगा, ठीक है। देखो जो लोग कह रहे हैं सीटेट का कोई ऑफलाइन बैच है, सीटेट का ऑनलाइन बैच ले लीजिए। ऑफलाइन जब भी पेपर आने वाला होगा, आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते जितना भी पॉसिबल होगा, फ्री क्लासेस ऑफलाइन में बुला के दी जाएंगी ऑफिस में। सारे टीचर्स कोशिश करेंगे कि वो पूरा रिवीजन ऑफलाइन में करा दें आपका, ठीक है। तो दोनों काम आपके ऑनलाइन से हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो ये जरूरी है। इसके बाद लॉन्गर अटरेंसेस आते हैं, जब वो पूरी भाषा का इस्तेमाल करेगा, 2-2.5 साल के बाद तो प्रॉपर बोलने लगेगा। सीटेट ऑफलाइन नहीं होगा यार, ऑनलाइन होगा। मुझे लगा क्लास की बात कर रहे हो, ऑनलाइन होगा। अब ऐसा थोड़ी होता है कोई भी पेपर ऑफलाइन जाके फिर से, मतलब ऑनलाइन जाके फिर से ऑफलाइन होने लगे, ये सब अफवाहें हैं, ठीक है। अब ऑनलाइन ही होगा पेपर। आगे बढ़ते हैं, और इवेंचुअली सारे पेपर ऑनलाइन ही होने। अगर वोकैब की हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए 1 साल में बच्चा 3 शब्द सीखेगा, ठीक है। फिर 2 साल में वो सीखेगा कितने? 272, और 5 साल में सीखेगा 2072 शब्द, ठीक है। 3 साल में लगभग 1000 शब्द के आसपास, 900, और 4 साल में लगभग 1500
1600 शब्द के आसपास। ये वोकैबुलरी है, ये ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर स्मिथ ने दी थी, ठीक है। ये एक्स्ट्रा डिटेल्स याद रखिए, ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है एग्जाम में, क्योंकि जब ऐसे आप पढ़ेंगे चीजें वहीं पे लिख लेंगे एक्स्ट्रा तो याद रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग, देखिएगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। सही सीक्वेंस क्या है? जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज। जब आप भाषा पढ़ा रहे हैं, ये चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, या कोई भी दुनिया की भाषा हो, यहाँ पे जो सही क्रम है, ध्यान रखिएगा, इसको ना कई लोग मोल्ड करके आपको कंफ्यूज करेंगे। सही क्रम, अगर सीक्वेंस पूछेगा आपसे कि लैंग्वेज स्किल्स का 4 भाषाई कौशल होते हैं, 4 लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, LSRW, सूबो पाली बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, अगर प्रॉपर सीक्वेंस है तो सिर्फ यही सीक्वेंस होगा, ठीक है। प्रॉपर सीक्वेंस है तो यही सीक्वेंस होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ओनली दिस वर्क्स, या फिर सिर्फ यही सीक्वेंस होगा या भाषा इसी क्रम में सीखे जाएंगे, है ना, कि सिर्फ ऐसे ही सीखे जाते हैं, गलत। ये वो वाली बात है, कोई कहे कि यार मैं बेस्ट हूं, है ना, बहुत अच्छा इंसान हूं, बहुत बढ़िया हूं, बहुत अच्छा किसी चीज में हूं, लेकिन कोई ये कहे कि मैं ही बेस्ट हूं, ये फिर वो प्रॉब्लम है, वो ईगो है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या है, LSRW क्या है, एक सीक्वेंस है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, कि पहले बच्चा सुनता है, फिर वो बोलना शुरू करता है, फिर वो पढ़ना शुरू करेगा, फिर वो लिखना शुरू करेगा, है ना। लेकिन कई केसेस में ऐसा होता है बच्चा ने कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा लिखना शुरू कर दिया, तो यही सीक्वेंस है, ये गलत है, बट सीक्वेंस क्या है, तो सीक्वेंस यही है, ठीक। तो इन दोनों चीजों को समझना पड़ेगा आपको। आगे बढ़े, क्या क्रम में ही सीखे जाते हैं, तो कहेंगे नहीं, लेकिन क्रम से सीखे जाएंगे तो क्रम यही है। समझ पा रहे हो ना बात को? हिंदी हो चाहे इंग्लिश, लैंग्वेज डिले इन अ चाइल्ड कैन नॉट रिजल्ट फ्रॉम, भाषा में जो देरी है या भाषा में जो विलंब है, अगर लैंग्वेज यूज करने में या बोलने में बच्चों को अगर दिक्कत हो रही है, टाइम लग रहा है, तो उसका कारण क्या नहीं हो सकता? हमसे सिंपल ये पूछा है। लाइक शेयर करना भूल गए हैं आप लोग, और मैं कहना भूल गई हूँ आज, है ना। चलिए आ जाइए, सीटेट नोटिफिकेशन में बात करेंगे। मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा, मेरे शेड्यूल में हर दिन कुछ ना कुछ नया है। आज का जो व्लॉग है वो आपको मिलेगा हिमांशी सिंह चैनल पे, मोस्ट प्रॉब्ली कल दोपहर या शाम तक, ठीक। हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी श्रवण दोष, भाई अगर श्रवण दोष है तो लैंग्वेज डिले हो सकता है, बच्चा ठीक से सुन नहीं पाता तो यूज नहीं कर पाएगा। ऑटिज्म में भी लैंग्वेज आपकी रिपीटेटिव, स्टीरियोटिपिकल लैंग्वेज हो जाती है, बार बार रिपीट करता है बच्चा सेम चीज को, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट चीज आती है, नेक्स्ट चीज क्या है भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, न्यूज फॉर एवरीवन। मान लिया आप मिले थे आज और व्हाइट टी शर्ट पहन रखी थी आपने, मिनिस्ट्री वाली, मान गए, है ना, याद है मुझे, बिल्कुल याद है, मैंने आपसे पूछा भी था। मेंटल रिटार्डेशन, अगर मेंटल रिटार्डेशन है तो, क्योंकि लैंग्वेज हमारे संज्ञान से, हमारे कॉग्निशन से, हमारे दिमाग से जुड़ी हुई है, तो अगर मेंटल रिटार्डेशन है तो प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन हेरिडेटरी डिजीजेस, बहुत सारी हेरिडेटरी डिजीज हो सकती हैं जिनमें जरूरी नहीं है कि आपकी लैंग्वेज डिले हो जाए, है ना। अलग अलग तरह की हेरिडेटरी डिजीज होती है लोगों को, तो जो आनुवंशिकता से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जरूरी नहीं है कि वो उसमें भाषा में भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पे सही है कि हेरिडेटरी डिजीजेस जो है वो लैंग्वेज में प्रॉब्लम करेंगी ही करेंगी। कोई हेरिडेटरी डिजीज प्रॉब्लम कर सकती है बट सारी नहीं, ठीक। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, द यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव बेस्ड टीचिंग एंड टेस्टिंग डज नॉट इंक्लूड, यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ड यानी उद्देश्यपूर्ण जो टीचिंग एंड टेस्टिंग है, डज नॉट इंक्लूड, ये वही है जो हम बात कर रहे थे ना शुरुआत में, ओबीपीटी या ओबीपीटीडी या ओबीडीपी, जो व्हाटएवर इट वाज, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है सीक्वेंस। तो बेसिकली इसमें क्या था कि ऑब्जेक्टिव सेट होगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्लानिंग, असेसमेंट एंड समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो याद है किसी को तो लिख दो एक बार, अभी शुरुआत में जो क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड टीचिंग एंड टेस्टिंग डज नॉट इंक्लूड, अगर ऑब्जेक्टिव बेस्ड आप पढ़ा रहे हैं और सिखा रहे हैं तो क्या इसमें इंक्लूड नहीं होगा? ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है, भूल जाइए टर्मिनोलॉजी को। अश्योर्ड असेसमेंट्स वैलिडिटी यानी आश्वासित आकलन की वैधता, बिल्कुल के वैलिड होगा, अगर आकलन जो है वो वैलिड है, ऐसा नहीं है कुछ भी फर्जी दे दिया। जो पेपर अगर आपसे टीचर बनवाने की बात कर रहे हैं तो टीचिंग के ही क्वेश्चन देंगे, ऐसा नहीं है कुछ और उठा के यूपीएससी के दे देंगे, तो मतलब वैलिडिटी होगी पेपर की। एम्बिग्विटी ओवर सिलेबस, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब पहले से ऑब्जेक्टिव सेट हैं तो फिर एम्बिग्विटी या अस्पष्टता नहीं हो सकती सिलेबस में। अगर सिलेबस में अस्पष्टता है दैट मींस ऑब्जेक्टिव तो क्लियर थे ही नहीं, तो ये इसके साथ नहीं जाएगा, ठीक है। करिकुलम डेफिनेशन बिल्कुल डिफाइंड करिकुलम होगा। एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स आउटकम की क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या परिणाम आना चाहिए, किस लिए आप सिखा रहे हैं, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि ये नॉट वाला क्वेश्चन है। नॉट वाले क्वेश्चन में आपको ज्यादा ध्यान रखना होता है नॉर्मल क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा एक बार, आईसीटी स्टैंड्स फॉर डैश एंड अ बाइट कंसिस्ट डैश बिट्स, यानी आईसीटी का अर्थ है और एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस आजकल आते हैं, सीटेट में तो नहीं। ओबीपीटीए राइट, बहुत बढ़िया, ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्टिंग एंड असेसमेंट, समथिंग लाइक दैट।
ठीक है। अगर हम बात करते हैं आईसीटी की, तो आईसीटी हमने आज ही डिस्कस किया है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को आईसीटी कहते हैं। और एक बिट में 8 बाइट्स होंगी, ठीक है, 8 बाइट्स होंगी एक बिट में। तो आप देखते हैं 64 बिट, 32 बिट, है ना, ये 8 के ही टेबल के हिसाब से चलता है ना, 8, 16, ये जो आप देखते हैं स्टोरेज भी बहुत सारे डिवाइसेस में जो आती है 8, 16, 64 या 32, 8, 16, 32, 64, 128, 512, है ना, इस तरह से। तो मतलब वो बिट्स जो है आपकी जो बाइनरी नंबर से बनी हुई है, 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं, तो वो आईसीटी तो अलग हो गया। यहाँ पे एक बिट में, सॉरी 8 बिट्स होंगी, एक बाइट में 8 बिट्स होंगी, दिमाग कहीं का कहीं है, ठीक है, एक तो सब्जेक्ट भी नहीं है। तो सिंपल है, ये बेसिक चीजें हैं जो हम याद रख सकते हैं। 8 बिट्स, इसमें एक 1 बाइट में, ठीक है, तो बाइट बड़ी यूनिट हो गई और बिट जो है छोटी यूनिट हो गई। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर।